वेलकम दोस्तों। आज फिर हम शुरू करते हैं हमारी एक नवी क्लास। इस क्लास के अंदर आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो टॉपिक रहेगा आनुवंशिकता का अर्थ। आनुवंशिकता क्या होती है और एक जो पेरेंट्स होते हैं उनसे किसी बालक के अंदर वंशानुगत गुण किस तरह से आ सकते हैं, इसके बारे में हम इस टॉपिक में मालूमात हासिल करेंगे। तो आइए देखते हैं आनुवंशिकता का अर्थ। वीडियो को शुरू करने से पहले प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिए। आनुवंशिक या वंशानुगत गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण को आनुवंशिकता या वंशानुक्रम कहा जाता है। यानी कि कुछ वंशानुगत गुण होते हैं जिसमें, यानी कि वंशानुगत का मतलब होता है पीढ़ी दर पीढ़ी, कुछ ऐसे गुण जो एक पीढ़ी से किसी दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण होते हैं, उसे हम हेरिडिटी या वंशानुक्रम कहते हैं। मान लो कि एक पिताजी है, उस पिताजी का कोई बालक है, तो कुछ पिताजी के जो गुण होते हैं अगर वो बालक में आ जाए तो इसको हम वंशानुगत गुण कहते हैं। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। आनुवंशिकता के माध्यम से शारीरिक, मानसिक, सामाजिक गुणों का स्थानांतरण बालकों में होता है। आनुवंशिकता के माध्यम से यानी कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी है उसमें हेरिडिटी के अंदर जो शारीरिक यानी कि फिजिकल, मेंटल और सोशल जो गुण होते हैं, सामाजिक, शारीरिक और मानसिक गुणों का स्थानांतरण का मतलब होता है कि जो गुण किसी पेरेंट्स में है और वही गुण जो है तो किसी बालक में आते हैं, तो ये आने का जो मध्यम होता है वो मध्यम एक तो शारीरिक होता है, दूसरा मानसिक होता है और तीसरा क्या होता है, सामाजिक गुणों का स्थानांतरण बालकों में होता है। सबसे पहले तो इस पॉइंट के अंदर हमने ये देखा कि यहाँ पर जो गुण होते हैं वो पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण होते हैं, यानी कि जो गुण रहेंगे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण होते हैं, उसको हम वंशानुक्रम यानी कि हम उसको हेरिडिटी कहते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। जेम्स ड्रेवर के अनुसार, ये जो स्कॉलर है जेम्स ड्रेवर, इनका क्या कहना है ये हम देख लेते हैं। शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का माता पिता से संतानों में हस्तांतरण होना आनुवंशिकता कहलाता है। देखो, ये जो स्कॉलर है जेम्स ड्रेवर, इनका बोलना है कि शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का, यानी कि जो फिजिकली और जो मानसिक विशेषताएं हैं, अगर वो किसी माता या पिता से किसी बच्चों में यानी कि उनके संतानों में हस्तांतरण होता है तो उसी को हम आनुवंशिकता यानी कि हम उसे हेरिडिटी कहते हैं। बहुत सारे ऐसे गुण होते हैं जो बच्चों में आ जाते हैं और हम उन बच्चों को देखने के बाद कहते हैं कि ये जो गुण थे, ये गुण इनके दादा में थे, दादा में मौजूद थे, इनके जो है तो ग्रैंड पेरेंट्स में, ग्रैंड मदर के अंदर मौजूद थे, तो ये जो गुण है ये गुण अब इनमें आ गए हैं, तो इसी को हम क्या कहते हैं, आनुवंशिकता। यानी कि जो उनको विरासती जो गुण है वो उनको उनके जो पेरेंट्स होते हैं उनसे मिलते हैं किसी बालक को, तो इसी को हम हेरिडिटी यानी कि आनुवंशिकता कहते हैं। तो जेम्स ड्रेवर के अनुसार शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का माता पिता से संतानों में हस्तांतरण होना आनुवंशिकता कहलाता है। इसके बाद जो दूसरे स्कॉलर है जिनका नाम है H.A. पैटरसन एवं वुडवर्ड के अनुसार, व्यक्ति अपने माता पिता के माध्यम से पूर्वजों की जो विशेषताएं प्राप्त करता है, यानी कि पूर्वजों की जो विशेषताएं रहेगी, अगर एक बालक है वो बालक अपने माता पिता से के माध्यम से जो पूर्वज हो यानी कि उसके दादा, फिर दादा के जो बोलते हैं ना ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, इनके जो है तो कुछ लक्षण या फिर उनके जो है तो कुछ स्वभाव जो है तो अगर उस बालक में आ जाते हैं माता पिता के माध्यम से, तो माता पिता के माध्यम से जो बालक के अंदर जो विशेषताएं आती है उन विशेषताओं को हम वंशानुक्रम कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ओके, दो स्कॉलर हमने यहाँ पर देखा, एक है जेम्स ड्रेवर और दूसरा है H.A. पैटरसन एवं वुडवर्थ। चलो आगे चलते हैं। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपका प्यार इसी तरह हमारे चैनल से जोड़े रखिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए जहाँ तक हो सके। जितने भी सीटेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आने वाले एग्जाम्स की 8 फरवरी की, तो उन सभी को ये जो है तो वीडियो आप बिल्कुल शेयर कीजिए। चलो आगे देखते हैं। आनुवंशिकता का प्रभाव, आनुवंशिकता का प्रभाव यानी कि इफेक्ट ऑफ हेरिडिटी। आनुवंशिकता का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ हेरिडिटी, विभिन्न लक्षणों जैसे शारीरिक बुद्धि तथा चरित्र पर अलग अलग पड़ता है। यानी कि जो फिजिकल इंटेलिजेंस है और फिजिकल स्ट्रक्चर है, इन पर हेरिडिटी का प्रभाव अलग अलग तरीके से होता है। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। शारीरिक लक्षणों पर अब हम देख लेते हैं। यहाँ पर हमने देखा कि शारीरिक बुद्धि तथा चरित्र पर अलग अलग पड़ता है, तो अब यहाँ पर हम देख लेते हैं जो शारीरिक लक्षणों पर प्रभाव कैसा पड़ेगा वो हम यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, चलो शारीरिक
लक्षणों पर प्रभाव। बालक के रंग रूप, आकार, शारीरिक गठन, ऊंचाई इत्यादि के निर्धारण में उसके आनुवंशिक गुणों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। यानी कि जो बालक है, उस बालक के रंग रूप, उसका जो आकार है यानी कि उसकी जो स्ट्रक्चर है, उसका जो शारीरिक गठन है यानी कि उसकी जो फिजिकल स्ट्रक्चर है, उसकी ऊंचाई यानी कि उसकी हाइट इत्यादि के निर्धारण में उसके आनुवंशिक गुणों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। जैसा हम बोलते हैं कि भाई जैसा जो बालक है वो बहुत ही गोरा है या फिर जो बालिका है वो बहुत ही कलर में गोरी है, तो इसलिए हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि ये जो रंग रूप है ये उनको उनके पुराने जो पूर्वज है उनसे मिला होगा, उनके जो खानदान के अफराद है उनसे मिला होगा। यानी कि जो आकार और जो शारीरिक गठन है यानी कि फिजिकल स्ट्रक्चर है, उनकी जो हाइट होती है, हम बोलते हैं कि हाइट जो है तो इनकी जो फैमिली मेंबर्स है उन मेंबर्स की हाइट बहुत ज़्यादा है, इसलिए इस बालक की हाइट भी कैसी है, बहुत ज़्यादा है। तो ये कुछ गुण होते हैं और ये जो गुण होते हैं ये बालकों को उनके जो है तो पूर्वजों से मिलते हैं। ठीक है, ओके। अधिकांश जुड़वा भाई द्वियुग्मक होते हैं जो दो पृथक युग्मों यानी जाइकोट से विकसित होते हैं। यानी कि जो जुड़वा बच्चे होते हैं वो जो जुड़वा बच्चे होते हैं ये दो अलग अलग जाइकोट से विकसित होते हैं। ओके, ये दो अलग अलग जाइकोट से तैयार होते हैं। अब जुड़वा आपने देखा होगा दिखने में एक जैसे होते हैं, कलर रंग रूप में जो है तो एक जैसे होते हैं, जिनको हम ट्विंस कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो जुड़वा बच्चे होते हैं ये दो पृथक युग्मजों यानी कि दो अलग अलग जाइकोट से विकसित होते हैं। ये भाइयों जैसा जुड़वा भाई और बहनों की तरह मिलते जुलते हैं। यानी कि ये जो जुड़वा भाई होते हैं ये दोनों मिलते जुलते हैं और बहनों की तरह मिलते जुलते वो होते हैं। यानी कि अगर उनकी बहनें भी होगी तो उनकी बहनों के जैसे ही मिलते जुलते रहेंगे ये, या फिर जैसा दो ट्विंस हैं तो दो ट्विंस के अंदर आपको बहुत ज़्यादा सिमिलरिटीज़ देखने को मिलेगी, वो दोनों एक जैसे दिखेंगे। और अगर उनकी जो बहनें हैं उन बहनों के जैसे भी वो क्या हो सकते हैं, दिख सकते हैं। परंतु अनेक प्रकार से परस्पर एक दूसरे से भिन्न भी होते हैं। लेकिन कभी कभी तो ऐसा भी हो जाता है कि जैसा मान लो कि ट्विंस है, ट्विंस तो एक जैसे सिमिलरिटीज़ में दिखते हैं, लेकिन अगर जो भाई है या फिर बहन है इन दोनों का अगर हम कंपेरिजन करते हैं तो ये कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि ये दोनों एक दूसरे से भिन्न हो सकते हैं। बालक के आनुवंशिक गुण उसकी वृद्धि एवं विकास को भी प्रभावित करते हैं। देखो, बालक के जो आनुवंशिक गुण होते हैं, बालक के आनुवंशिक गुण उसकी वृद्धि एवं विकास को भी प्रभावित करते हैं। यानी कि अगर आनुवंशिक गुण जो है तो बालक के अंदर अच्छे से डेवलप हो गए और अगर अच्छे से डेवलप नहीं होते हैं तो उसका जो विकास होगा, उसकी जो वृद्धि होगी उसको भी क्या कर सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। यहाँ तक समझ में आया तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए इस वीडियो को। शारीरिक लक्षणों के वाहक जीन प्रखर अथवा प्रतिगामी दोनों प्रकार के हो सकते हैं। देखो, जो शारीरिक लक्षणों के वाहक जिन होते हैं यानी कि जिन किसे कहा जाता है, तो देखो ये जिन जो होता है ये कोशिका में रहने वाला जिन नामक एक तत्व होता है जो जनन के दौरान जो मादा होता है उस मादे के अंदर ये जिन मौजूद होता है, जिन नामक तत्व मौजूद होता है। अथवा प्रतिगामी, अब ये दो किस्म के होते हैं, एक तो प्रखर और दूसरा प्रतिगामी यानी कि लौटने वाला। एक तो प्रखर रहेगा यानी कि जो बहुत ही शार्प तेज जीन रहेगा और एक ऐसा जीन्स रहेगा जो प्रतिगामी यानी कि दोबारा लौट कर जाने वाला रहेगा। ये एक ज्ञात सत्य है कि किन्हीं विशेष रंगों के लिए पुरुष और महिला में रंगों को पहचानने की अंधता, कलर ब्लाइंडनेस अथवा किन्हीं विशेष रंगों की संवेदना नारी में नर से अधिक हो सकती है। देखो, अभी जो कलर ब्लाइंडनेस होती है यानी कि कुछ अगर हम कंपैरिजन करते हैं नर और जो नारी के अंदर, तो कलर को पहचानने की विशिष्ट रंगों की संवेदना, जो विशिष्ट रंग होते हैं उन रंगों की संवेदना नारी में नर से अधिक हो सकती है। यानी कि रंग को पहचानना, रंगों का जो है तो ऑब्जर्वेशन करना, रंगों को पहचानने की जो संवेदना होती है वो नारी में नर से अधिक हो सकती है। एक दादी और माँ स्वयं रंग अंधता से ग्रस्त हुए बिना किसी नर शिशु को ये स्थिति हस्तांतरण कर सकती है। यानी कि देखो, अगर एक दादी है और अगर एक माँ है तो ये खुद को रंग अंधता से ग्रस्त हुए बिना यानी कि अपना रंग रूप वो यहाँ पर किसी को देगी नहीं, यानी कि वो अपना रंग रूप खोएगी नहीं, और जो है तो ये क्या कर सकती है, ये अपना रंग और रूप जो है तो किसी नर शिशु को हस्तांतरण कर सकती है, यानी कि नर शिशु को दे सकती है। यानी हम बोलते हैं ना कि इसका जो कलर है ये ऑफस्प्रिंग का, ये जो बच्चा अभी जस्टली बॉर्न हुआ है तो ये बिल्कुल अपने दादी के जैसा दिखता है या अपने माँ के जैसा दिखता है, इसका कलर दादी के जैसा है, इसका कलर जो है तो इसकी माँ के जैसा है। तो ये एक कलर हस्तांतरण होता है। ऐसी स्थिति इसलिए है क्योंकि ये विकृति प्रखर होती है परंतु महिलाओं में ये प्रतिगामी होती है। क्योंकि ये विकृति प्रखर होती है परंतु महिलाओं में ये प्रतिगामी होती है, महिलाओं में ये रिसीव होती है। चलो आगे चलते हैं। जीन्स जोड़े यानी कि पेयर्स में होते हैं। जो जीन्स होते हैं वो पेयर्स में होते हैं, जोड़ों में होते हैं, इनकी जोड़ियाँ होती हैं। यदि किसी जोड़े में दोनों जिन प्रखर होंगे, यानी कि अगर जो जोड़ा है उस जोड़ों में जो दोनों जिन है वो बहुत ही शार्प यानी कि तेज होंगे, अगर वो शार्प है, तेज है, तो उस व्यक्ति में वो विशिष्ट लक्षण दिखाई देगा, वो व्यक्ति में यानी कि वो बालक में वो विशिष्ट लक्षण दिखाई देगा, जैसे रंगों की पहचानने की अंधता। यदि एक जिन प्रखर हो
यानी कि अगर एक जीन, देखो पहले तो अगर दो जीन प्रखर है, जोड़ियों के फॉर्म में होते हैं जीन्स, और अगर जीन प्रखर है तो उस व्यक्ति की विशेष लक्षण, ये विशिष्ट लक्षण उसमें दिखाई देंगे, यानी कि उनमें कलर, उनका जो रंग रहेगा वो जो है तो वो बहुत ज़्यादा होगा और उनको कलर को पहचानने की अंधता उनके अंदर होगी। लेकिन यदि एक जीन प्रखर हो, यानी कि एक जीन शार्प हो और दूसरा प्रतिगामी हो, तो जो प्रखर होगा वही अस्तित्व में रहेगा। देखो अगर दो जो जीन्स जो पेयर फॉर्म में होते हैं, जोड़ियों के फॉर्म में होते हैं, अगर उसमें से एक जीन प्रखर है और दूसरा जीन जो है तो वो प्रतिगामी है, तो जो प्रखर होगा वही अस्तित्व में रहेगा, यानी कि वही बाकी रहेगा। चलो आगे देखते हैं। प्रतिगामी जीन आगे संप्रेषित हो जाएगा। जो प्रतिगामी जीन रहेगा वो क्या हो जाएगा, आगे संप्रेषित हो जाएगा और ये अगली किसी पीढ़ी में अपने लक्षण प्रदर्शित कर सकता है, यानी कि जो आने वाली पीढ़ी रहेगी और उस आने वाली पीढ़ी में ये अपने लक्षण प्रदर्शित कर सकता है। लेकिन प्रखर जो जीन रहेगा, जो शार्प जीन रहेगा, वो अभी ही एक्टिव हो जाएगा और जो प्रतिगामी जीन रहेगा वो आगे किसी पीढ़ी में संप्रेषित हो जाएगा। अंत किसी व्यक्ति में किसी विशिष्ट लक्षण के दिखाई देने के लिए प्रखर जीन ही जिम्मेदार होता है। देखो अगर कोई व्यक्ति है, उस व्यक्ति के अंदर अगर कोई विशिष्ट लक्षण हमें दिखाई दे रहे हैं तो उसका जो जिम्मेदार है वो कौन है, तो वो है प्रखर जीन। एक प्रतिगामी जीन होता है, एक प्रखर जीन्स होता है, ठीक है। तो एक प्रतिगामी जीन्स और एक प्रखर जीन्स होता है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति में जो किस विशिष्ट लक्षण दिखाई देते हैं तो वो किस जीन्स की वजह से दिखाई देते हैं, तो वो प्रखर जीन्स की वजह से दिखाई देते हैं, जो अभिलक्षण दिखाई देते हैं और प्रदर्शित होते हैं, जो सामने प्रदर्शित भी होते हैं और उसके जो लक्षण होते हैं, यानी कि अभिलक्षण, यानी कि जो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जीन्स के, वो जैसा कि मान लो कि उसके जो पूर्वज थे उनमें वो खासियतें मौजूद थी, वो कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद थी, तो वही कैरेक्टरिस्टिक्स इनके जो पोते हैं या फिर जो उनके बालक है, उन बालक में क्या हो गए, दिखाई देंगे और प्रदर्शित होते हैं। जैसे आंखों का रंग, उन्हें समलक्षणी कहते हैं। जैसे उन्हें क्या कहते हैं, समलक्षणी। अब अगर आंखों का रंग, जैसा मान लो कि किसी पेरेंट्स है, पेरेंट्स की आंखें हैं और जो बालक है उसकी आंखें हैं, दोनों की आंखें एक जैसी दिख रही है, तो उसको हम समलक्षणी यानी कि फेनोटाइपिक कहते हैं, यानी कि एक जैसा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? आगे चलते हैं। प्रतिगामी जीन तब तक अपने लक्षण प्रदर्शित नहीं करते, जो प्रतिगामी जीन होते हैं तब तक अपने लक्षण प्रदर्शित नहीं करते जब तक कि वे अपने समान अन्य जीन के साथ जोड़े नहीं बना लेते हैं। देखो ये प्रतिगामी जो जीन होते हैं, ये जीन जब तक अपने लक्षण प्रदर्शित नहीं करेंगे जब तक कि वो अपने समान अन्य जीन के साथ जोड़े नहीं बना लेते, यानी कि वो जब तक अपने जैसा किसी दूसरे जीन के साथ में जोड़ा नहीं बनाएगा जब तक वो अपने लक्षण प्रदर्शित नहीं करेगा। जो अभिलक्षण यानी कि उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है आनुवंशिक रूप से प्रतिगामी जीनों के रूप में आगे संचरित यानी कि ट्रांसफर हो जाती है। यानी कि जब ये जोड़ी बना लेता है अपने सामान्य जीन के साथ में, तो ये अभिलक्षण यानी कि कैरेक्टरिस्टिक के रूप में प्रतिगामी जीनों के रूप में आगे संचरित यानी कि फिर वो आगे ट्रांसफर हो जाता है। कौन? प्रतिगामी जीन। परंतु वो प्रदर्शित नहीं होते, लेकिन वो प्रदर्शित नहीं होते। इन्हें सम जीनोटाइप कहते हैं, यानी इन्हें क्या कहते हैं? सम जीनोटाइप कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये क्लास कैसी लगी आपको प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा और इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज हमने क्या क्या देखा वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर देखा आनुवंशिकता का अर्थ, आनुवंशिकता क्या होती है। उसमें हमने जो है तो दो स्कॉलर देखे, एक जेम्स ड्राइवर, एच ए पैटरसन। उसके बाद आनुवंशिकता का प्रभाव किस पर होता है वो हमने देखा, शारीरिक लक्षणों पर क्या प्रभाव पड़ता है। उसी के साथ साथ में जो है तो जो जीन्स होते हैं उन जीन्स के कितने टाइप्स होते हैं और कौन जीन जो है तो सबसे ज़्यादा जिम्मेदार होता है, विशिष्ट लक्षण कौन से जीन्स के अंदर होते हैं, वो सारी चीज़ें हमने इस वीडियो के माध्यम से सीखी है। तो फिर दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।